गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभा स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का हमारा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चल रहे हैं उसके अब तक 3 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं और 300 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि DSSB, NVS, KVS, PGT, TGT, नेट में कई बार और कई महत्वपूर्ण जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले हमने 6000 से भी अधिक हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर हम कंप्लीट कर चुके हैं और उससे भी पहले हमने हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्न उत्तर सीरीज़ कंप्लीट किए थे और उससे भी पहले हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर 1 लाइनर क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने सभी कालों के डिस्कस किए हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, ये प्रश्न पूछा गया था DSSB PGT टीचर हिंदी में प्रश्न पूछा गया है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ ऐसा माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ ऐसा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात राज्य में ये सर्वप्रथम इसका प्रयोग हुआ था देवनागरी लिपि का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका PGT टीचर हिंदी में, निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो निम्नलिखित में से जो है अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क और त। ठीक याद रखिएगा, क और त जो है ये अघोष अल्प प्राण के अंतर्गत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका नेट में ही पूछा गया है, DSSB में पूछा गया है। तो किस विद्वान ने जो है देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुनीति कुमार चैटर्जी। ठीक याद रखिएगा, सुनीति कुमार चैटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची, तो कैंची जो है ये तुर्की शब्द है। ठीक याद रखिएगा, ये जो है तुर्की शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा माना गया है? ये प्रश्न पूछा था आपके KVS PGT में। तो भाषा के संबंध में जो है असत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाषा पैतृक संपत्ति है। ये बिल्कुल गलत है। भाषा को जो है अर्जित किया जाता है, इसको प्राप्त किया जाता है समाज से, परिवार से। इसको जो है पैतृक संपत्ति मानना गलत है। बाकी आपका A, B और C ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, ये बिल्कुल सही है। भाषा परिवर्तनशील है, ये बिल्कुल सही है। और भाषा अनुकरण सादृश्य है, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि क्या भाषा सामाजिक संपत्ति है या नहीं, तो बिल्कुल सही है। क्या भाषा परिवर्तनशील है या नहीं, तो बिल्कुल है। और क्या भाषा अनुकरण सादृश्य है या नहीं, तो बिल्कुल है। परंतु भाषा पैतृक संपत्ति नहीं माना जाता। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को बैठक हुई थी, तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली
राधाकृष्ण के अध्यक्षता पर लिपि सुधार परिषद की बैठक हुई थी। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लिपि सुधार परिषद जो है इसकी बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी 28-29 नवंबर 1953 को। किस राज्य में हुई थी, तो ये हुई थी उत्तर प्रदेश में। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आपके पीजीटी टीचर हिंदी में, देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो किससे माना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, देखिएगा ये जो है ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका KVS पीजीटी में। यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पे जो है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो जो सर्वप्रथम शब्द आता है वो है संकल्प। तो संकल्प जो है ये तत्सम के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है तत्सम के अंतर्गत आता है, तत्सम शब्द है। सूरज, सूरज जो है ये तद्भव है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। उसके बाद काका, काका जो है ये देशज, देशज के अंतर्गत आता है। और फिर आता है मोटर, तो मोटर जो है ये विदेशी या विदेशज शब्दों के अंतर्गत आता है। तो ऐसे जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS पीजीटी में, पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली जो है इनमें से कौन सी नहीं मानी जाती, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी। ठीक है, रखिएगा भोजपुरी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये आपके बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, रखिएगा ये जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और इसके अंतर्गत जो है मगही, मगही बोली भी आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। बाकी आपका अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 जो है प्रमुख पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका KVS पीजीटी में, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन माने गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, रखिएगा ये जो है किशोरीदास वाजपेयी द्वारा लिखित ग्रंथ है हिंदी शब्दानुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका KVS पीजीटी में, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। तो भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी मानी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वागर्थ। ठीक है, रखिएगा वागर्थ जो है ये भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका KVS पीजीटी में, अजाय बघर किस प्रकार का शब्द माना गया है। अजाय बघर, तो ये आता है आपका विदेशी शब्द के अंतर्गत। याद रखिएगा ये जो है विदेशी या विदेशज शब्द के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका KVS पीजीटी में, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी मानी गई है। तो निम्नलिखित में से जो है कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी मानी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क और ख। क्या रखिएगा क और ख जो है ये कंठ्य ध्वनियाँ के अंतर्गत आती है। बाकी आपका य और र जो है ये अंतस्य ध्वनि के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछा गया था आपके NVS पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, पंकज शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पंकज जो है, पंकज शब्द ये निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़। याद रखिएगा योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आती है पंकज। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, ये आपके KVS में पूछा गया है, DSSS में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 या आर्टिकल
343 के अंतर्गत जो है ये कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और उसकी लिपि जो है वो देवनागरी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न आया था आपका DSSB PGT में। यदि ए और ऐ, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव और आव हो जाता है। ये कौन सी संधि के अंतर्गत मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अयादि। ठीक है, देखिएगा ये जो है अयादि संधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंधकार। ठीक है, देखिएगा अंधकार जो है ये तत्सम शब्द माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछा गया था आपके PGT टीचर हिंदी में। भवभूति की रचना इनमें से कौन सी है? तो भवभूति की रचना जो है इनमें से कौन सी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर रामचरितम। ठीक है, देखिएगा उत्तर रामचरितम जो है ये भवभूति द्वारा लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, PGT में पूछा गया है, TGT में पूछा गया है, DSSB में पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये उत्तर रामचरितम जो है ये भवभूति द्वारा लिखित रचना मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में। रससूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? ये आपके भारतीय शास्त्र से जुड़ा प्रश्न है। तो अनुमितिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शंकुक। ठीक है, रखिएगा शंकुक जो है ये अनुमितिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अभिनव गुप्त जो है ये अभिव्यक्तिवाद, ठीक है रखिएगा अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक माने गए हैं। लोलट जो है ये उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक माने गए हैं। और भट्टनायक जो हैं ये भुक्तिवाद, क्या रखिएगा ये भुक्तिवाद के प्रवर्तक माने गए। तो इस प्रकार से जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और अनुमितिवाद जो है इसके प्रवर्तक हैं शंकुक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न पूछा गया था आपका DSSB PGT में। यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो सूची 1 में जो है कवियों के नाम है और सूची 2 में रचनाओं के नाम। तो कौन सा सही मिलान है? तो इसका सही मिलान होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए जो है यानी कि कालिदास इन्होंने लिखा है ऋतु संहारम। ठीक है रखिएगा इन्होंने लिखा है ऋतु संहारम लिखा है कालिदास ने। उसके बाद भवभूति जो है ये इन्होंने लिखा है उत्तर रामचरितम। ठीक है रखिएगा हम पहले पढ़ चुके हैं। तब भवभूति ने लिखा है उत्तर रामचरितम। उसके बाद आते हैं दंडी ने लिखा है दस कुमार चरित्र। ठीक है रखिएगा दंडी ने जो है 10 कुमार चरित्र लिखा है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति ग्रंथ है दंडी का। उसके बाद आते हैं बाणभट्ट ने लिखा है कादम्बरी। ठीक है रखिएगा कादम्बरी। और उसके बाद आते हैं श्रीहर्ष, इन्होंने लिखा है नेषधीय चरितम। ठीक है रखिएगा इन्होंने लिखा है नेषधीय चरित्र। तो कालिदास ने लिखा है ऋतु संहारम, भवभूति ने लिखा है उत्तर रामचरितम, दंडी ने लिखा है 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट ने लिखा है कादम्बरी और श्रीहर्ष ने लिखा है नेषधीय चरितम। तो ये आप पूरे टेबल को नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 10 कुमार चरितम के लेखक कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा दंडी। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न आया था आपका पीजीटी टीचर हिंदी में आया था ये प्रश्न। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं पीजीटी टीजीटी नेट। तो मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये जो है प्रमुख मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कृष्ण बिहारी मिश्र
ये मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं या नहीं? तो इसका उत्तर होगा नहीं आते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। और मिश्र बंधु विनोद ने लिखा था, मिश्र बंधु विनोद लिखा गया था 1913 में और 1934 में। तो मिश्र बंधु जो है उसके 4 भाग हैं। पहले 3 भाग जो है ये प्रकाशित हुई थी 1913 में, और जो अंतिम भाग है वो प्रकाशित हुई थी 1934 में। तो कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है। और मिश्र बंधु विनोद में जो है लगभग 5000, याद रखिएगा, लगभग 5000 कवियों का उल्लेख है। लगभग 5000। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि कितनी निर्धारित की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर से पढ़ते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत जो है प्रथम उत्थान की कालावधि क्या मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 से 1950 तक। याद रखिएगा, 1925 से 1950 विक्रमी तक जो है उन्होंने प्रथम उत्थान का समय माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSB पीजीटी में। हिंदी का प्रथम कवि कौन सा माना गया है? तो हिंदी का प्रथम कवि जो है कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरहपाठ। याद रखिएगा, सरहपाठ। हिंदी के प्रथम कवि को लेकर कई प्रकार के मतभेद रहे हैं इतिहासकारों के, आलोचकों के। कुछ इतिहासकारों का ये मानना था कि सरहपाठ जो हैं ये हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो कुछ आलोचकों का ये मानना था कि स्वयंभू जो हैं ये हिंदी के प्रथम कवि माने गए। तो विभिन्न विद्वानों का जो है अपना मत रहा है हिंदी के प्रथम कवि को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KBS पीजीटी में। हिंदी सही आरोही क्रम क्या है यहाँ पे आपको बताना है सभी वाद के। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले आता है छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविता। याद रखिए, पहले आता है छायावाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। और छायावाद से पहले द्विवेदी युग और उससे पहले भारतेंदु युग माना जाता है। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, KBS में पूछा गया है, NVS में पूछा गया है, TGT में पूछा गया है, PGT में पूछा गया है। तो बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आपका KBS PGT में। ऋतुकाल का समय क्या है? तो यहाँ पूछा गया है कि ऋतुकाल का समय क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। याद रखिएगा, 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक जो है ऋतुकाल का समय माना गया है। और 1050 से 1375 ये जो है ये आदिकाल का या वीरगाथा काल का समय माना गया है। तो याद रखिएगा, ये वीरगाथा काल का समय माना गया है। 1375 से 1700 जो है ये भक्ति काल का समय माना गया है। और 1700 से 1900 जो है ये आधुनिक काल के अंतर्गत माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है कई बार काल विभाजन और नामकरण से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न आया था आपका PGT टीचर हिंदी पेपर में। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी के प्रारंभिक काल को जो है वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो ये दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल नाम दिया था। याद रखिएगा, आदिकाल नामकरण किया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद राहुल सांस्कृतायन ने जो है इसको सिद्ध सामंत काल कहा था। याद रखिएगा, इन्होंने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल घोषित किया था। और मिश्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल नाम दिया था। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे आलोचक हैं, जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को जो है चारण काल नाम दिया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है आदिकाल को
संधि एवं चारण काल नाम दिया था। इसके अलावा वीर काल का भी नामकरण हुआ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको विजवपन काल नाम दिया था। तो कई प्रकार के जो है नामकरण किए गए हैं आदिकाल में। आदिकाल और रीतिकाल में जो है सर्वाधिक नामकरण हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में। तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं चंद्रवरदाई, याद रखिएगा चंद्रवरदाई। ये पृथ्वीराज रासो के मित्र थे, याद रखिएगा ये पृथ्वीराज रासो के मित्र और दरबारी कवि थे। तो कई बार जो ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन से कवि हैं जो कि अपने राजश्रित राजा के मित्र भी थे और दरबारी कवि भी। तो सही उत्तर होगा आपका चंद्रवरदाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति ने जो है कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, 16। याद रखिएगा टोटल 16 ग्रंथों की रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य या श्रृंगार काव्य कौन सा माना गया है? तो इनमें से जो है कौन सा काव्य या श्रृंगार काव्य माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, विशलदेव रासो। याद रखिएगा विशलदेव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका NVS PGT में, इनमें से कौन सा कथन असत्य माना गया है? तो इनमें से जो है कौन सा कथन असत्य माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर D, संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। ये बिल्कुल गलत है। संत तुलसीदास जो थे ये भक्ति काल के सगुण दास कवि थे। याद रखिएगा ये जो है तुलसीदास ये भक्ति काल के सगुण कवि माने जाते हैं, ना कि ज्ञानश्री शाखा के कवि। तो आपका D ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, ये बिल्कुल सही है। कबीर संत कवि हैं, ये बिल्कुल सही है। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं, ये बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आपके PGT टीचर हिंदी पेपर में। यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो सूची 1 में कवियों के नाम है और सूची 2 में रचनाओं के नाम। तो मिलान करते हैं। पहला आते हैं सूरदास। तो सूरदास ने लिखा है सुरसागर। याद रखिएगा इन्होंने सुरसागर की रचना की है। उसके बाद आते हैं जगन्नाथ दास, इन्होंने जो है लिखा है उद्धव शतक। याद रखिएगा इन्होंने उद्धव शतक लिखा है। फिर आते हैं कबीर, इन्होंने लिखा है बीजक। याद रखिएगा इन्होंने बीजक लिखा है। और फिर आते हैं सुमित्रा नंदन पंत, इन्होंने लिखा है लोकायतन। याद रखिएगा लोकायतन। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSB PGT हिंदी पेपर में आया था। ये विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना जो है किस लेखक ने या कवि ने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की है। तुलसीदास जो थे वो 2 भाषाओं में रचनाएं लिखते थे, एक है अवधी और एक है ब्रज भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT हिंदी पेपर में, नीमा किस कवि की माता का नाम था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भक्तिकाल से जुड़ा। तो नीमा जो है किस कवि की माता का नाम था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, कबीरदास। याद रखिए कबीरदास के माता का नाम है नीमा। और इनके पिता का नाम क्या है? ये भी कई बार पूछा जाता है कि कबीरदास के पिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नीरू। याद रखिएगा नीरू जो है ये इनके पिता का नाम है। तो पिता का नाम है नीरू और माता का नाम है नीमा। कबीरदास के पुत्र का नाम क्या है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो पुत्र का नाम है कमाल। याद रखिएगा कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कमाल जो है ये किस संत कवि के पुत्र हैं? तो ये जो हैं कबीरदास के पुत्र हैं। और इनके पत्नी का नाम है कबीरदास के
लोई, ठीक है रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम लोई है। तो यहाँ से जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोई किस संत कवि की पत्नी है, तो सही उत्तर होगा कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछे गए हैं, आपके नेट में पूछा गया है, KVS में पूछा गया है, NVS में पूछा गया है। तो रामचरितमानस जो है उसमें कुल कितने कांड शामिल हैं, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7, ठीक है रखिएगा। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भक्ति काल के किस कवि को जो है जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंददास, याद रखिएगा, नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका PGT टीचर हिंदी में, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विट्ठलनाथ, याद रखिएगा। ये जो थे विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ जो थे ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे, याद रखिएगा, ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे और इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में, याद रखिएगा, 1565 में स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका NVS PGT में, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है। अखरावट किसने लिखा है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है अखरावट। इसके अलावा इन्होंने लिखा है आखिरी कलाम, इसके बाद जो है पद्मावत, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जायसी जी की, आखिरी कलाम, पद्मावत, कन्हावत। तो इस प्रकार से जो है कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं जायसी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न आया था आपका NVS PGT में, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना मानी गई है। वैराग्य संदीपनी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, याद रखिएगा, ये तुलसीदास की रचना मानी गई है वैराग्य संदीप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न पूछा गया था आपका DSSSB PGT में, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। तो इनमें से वो कौन सा ग्रंथ है जो कि केशव दास ने नहीं लिखा है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी भाषाभूषण। भाषाभूषण जो है ये केशव ने नहीं लिखा है, बाकी रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है केशव दास का। तो ये जो है प्रमुख केशव दास की रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, देव किस जिले के थे। तो देव कवि जो थे ये किस जिले से आते थे, या इनका घर जो है वो किस जिले में था, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इटावा, याद रखिएगा, ये जो थे इटावा से आते थे देव कवि। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं। तो घनानंद की जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में लिखी गई हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रज, याद रखिएगा, इन्होंने जो है ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं। और घनानंद के सर्वाधिक कृतियों में जो है सृजान, याद रखिएगा, सृजान शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। तो कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है कि किसके रचनाओं में जो है सृजान शब्द का प्रयोग है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका घनानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSSB PGT में, बिहारी सतसई के अंदर कितने दोहे हैं। तो बिहारी सतसई के अंतर्गत जो है कितने दोहे आते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 719, याद रखिएगा, 719 कुल दोहे आते हैं बिहारी सतसई में। कई जगहों पर जो है 719 हैं, कई जगहों पर 713 है। तो इनमें से जो है कोई एक ऑप्शन नहीं आएगा, या तो 719 आएगा या फिर 713 आएगा। तो ज़्यादातर जो है 713 माना जाता है, परंतु 719 भी पूछा जा सकता है। तो आप ये दोनों नंबर नोट कर लीजिए। तो बिहारी सतसई जो है इसमें 719 दोहे या 713 दोहे माने गए हैं।
और सतसई जो है, बिहारी सतसई इकलौता ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसे लिखकर बिहारी लाल संपूर्ण हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए थे। उनका एक ही रचना जो है वो काफ़ी था उनको रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि बनाने में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बिहारी सतसई बिहारी लाल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। सुखसागर की रचना किसने की है? सुखसागर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सदा सुख लाल। ठीक याद रखिएगा, सदा सुख लाल ने सुखसागर की रचना की है। और इनका जो उपनाम है ये कई बार पूछा जाता है कि सदा सुख लाल का उपनाम क्या है। तो ये जो है नियाज, ठीक याद रखिएगा, ये नियाज माने जाते हैं, इनका उपनाम नियाज है। तो कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है कि मुंशी सदासुख लाल का उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है, इनका जो उपनाम है वो है नियाज। ठीक याद रखिएगा, नियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी में। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो रत्नाकर जो है, रत्नाकर उपनाम, ये किस कवि के साथ जुड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ। ठीक याद रखिएगा, जगन्नाथ के साथ जो है रत्नाकर जोड़ा गया है। और हरिश्चंद्र जी का उपनाम क्या है ये भी कई बार पूछा जाता है। तो इनका उपनाम है भारतेंदु। ठीक याद रखिएगा, भारतेंदु इनका उपनाम है। बद्री नारायण, बद्री नारायण का उपनाम क्या है ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो बद्री नारायण का उपनाम है प्रेम घन। ठीक याद रखिएगा, प्रेम घन इनका उपनाम है। और कई बार पूछा जाता है कि सत्यनारायण, सत्यनारायण का उपनाम क्या है? तो सही उत्तर होगा आपका कविरत्न। ठीक याद रखिएगा, इनको जो है कविरत्न कहा जाता है। तो हरिश्चंद्र जी का वास्तविक उपनाम है भारतेंदु, जगन्नाथ का उपनाम है रत्नाकर, बद्री नारायण का उपनाम है प्रेमघन और सत्यनारायण का उपनाम है कविरत्न। तो इस प्रकार से जो है हमने 4 से 5 प्रश्न जो है हमने सॉल्व कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी में। शिवशंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? शिवशंभू के चिट्ठे बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक याद रखिएगा, बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है शिवशंभू के चिट्ठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा है? वैदेही वनवास बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है वैदेही वनवास। और इनका उपनाम जो है वो है हरिओध। ये भी कई बार पूछा जाता है कि हरिओध उपनाम से कौन से लेखक या कवि जाने जाते हैं। तो हरिओध जो है इनका उपनाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी में। रसंज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला भी प्रश्न है कि रसज्ञ रंजन जो है किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति मानी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रसंज्ञ रंजन लिखा है। कुछ लोग जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को टिक कर देते हैं, परंतु ये गलत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा है रसंज्ञ रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कृति की रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी में। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके केवीएस, एनवीएस, DSSS में पूछा गया है। तो आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ जो है सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदुमती। याद रखिएगा, इंदुमती कहानी से जो है सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में ये आरंभ हुआ था सरस्वती पत्रिका। इसके लेखक का नाम है इंदुमती का किशोरी लाल गोस्वामी। याद रखिएगा, किशोरी लाल गोस्वामी जो है ये इंदुमती
कहानी के लेखक हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT हिंदी पेपर में, रंग में भंग नामक काव्य कृति की रचयिता कौन है? रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है रंग में भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, NBS PGT टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1900। ठीक याद रखिएगा, 1900 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय काव्य धारा में किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया था? यह प्रश्न पूछा गया है आपके KVS PGT में। तो किस कवि को जो है एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया था राष्ट्र काव्य धारा में? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी जो है ये एक भारतीय आत्मा के तौर पर माने जाते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है, यानी किस भाषा में लिखा गया है कामायनी, जो कि छायावाद का महाकाव्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। ठीक है, रखिएगा, ये जो है खड़ी बोली के अंतर्गत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? तो नारी विमर्श पर लिखने वाली जो है पहली लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। ठीक है, रखिएगा, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। क्या रखिएगा, प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका KVS PGT में पूछा गया है, परिमल किस कवि की रचना है? परिमल, तो ये किस कवि की रचना मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित परिमल जो है ये लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। KVS PGT हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कौन सी वो पंक्ति है जो कि किसी प्रसिद्ध लेखक ने या कवि ने लिखी है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रुत भूषण बिनु न विरजाई कविता वनिता मिथ। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं, नेट में पूछे गए हैं, टैट में पूछे गए हैं, KVS, NVS, TGT, PGT, DSSB, बहुत से परीक्षा में पूछा गया है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी ये कई बार पूछा गया है कि ये किस कवि ने लिखा है, और भूषण बिनु न बिरजाई कविता वनिता मिथ ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रखिएगा, केशव दास ने ये प्रसिद्ध पंक्ति लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धूमिल को जो है किस काव्य कृति पर भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कल सुनाना मुझे। ठीक है, रखिएगा, कल सुनाना मुझे के लिए धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT में, नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? तो नई कविता के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका DSSB PGT में पूछा गया है, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। ये कथन किसने कही है? फिर से पढ़ते हैं कि हिंदी अपने जन्म से पहले या जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। ये प्रसिद्ध कथन किस आलोचक ने या किस कवि ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है।
ये प्रश्न आपका NVS PGT में पूछा गया है। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई ये बताना है आपको। तो कौन सी रचना है जो कि सबसे पहले आई थी? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंधेर नगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए। वीरांगना, तो वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, रखिएगा, राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका DSSSB PGT में पूछा गया है। नहुस नाटक लिखा गया है किससे, या किसने लिखा है नहुस नाटक? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोपाल चंद्र। ठीक है, रखिएगा, गोपाल चंद्र के द्वारा लिखित है नहुस। और गोपाल चंद्र जो थे ये पिता थे, ठीक है रखिएगा, ये पिता थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के। तो गोपाल चंद्र जो थे ये पिता थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? भागवंती, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर, तो भागवंती उपन्यास के रचयिता है सुदर्शन। ठीक है रखिएगा, सुदर्शन। और एक और शब्द है भाग्यवती। ठीक है रखिएगा, भाग्यवती। तो इसके लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लोरी। तो ये सुनने में एक जैसा लगता है भागवंती और भाग्यवती, परंतु जहाँ पे न है वो लिखा है सुदर्शन ने, और भाग्यवती के लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया है KVS PGT में, प्रेरणा नामक कहानी किसके द्वारा रचित है? प्रेरणा, तो प्रेरणा नामक कहानी जो है किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है प्रेरणा कहानी। फिर आगे बढ़ते हैं। ये पूछा गया आपका NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है, कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन है? कोणार्क, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, नेट में पूछा गया है ये, और KVS NVS में पूछा गया है। तो कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका PGT टीचर हिंदी पेपर में, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा माना गया है? तो हिंदी का जो है प्रथम दुखांत नाटक कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है रखिएगा, रणधीर प्रेम मोहिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका PGT टीचर हिंदी पेपर में, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वामिनी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कामायनी। ये प्रश्न आया था आपका DSSSB PGT में, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? तो इनमें से जो है विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। याद रखिएगा, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? आपका बंटी, तो ये लिखा है मन्नू भंडारी ने। याद रखिएगा, मन्नू भंडारी। और आपका बंटी में जो प्रसिद्ध पात्रों के नाम हैं वो हैं बंटी, पहले आता है बंटी जो कि मेन कैरेक्टर है, उसके बाद आता है अजय, शकुन, और जो हैं बहुत सारे और उपन्यास हैं, परंतु बंटी, अजय और शकुन जो हैं ये प्रमुख पात्रों के नाम हैं। कई बार जो है इनसे जुड़े प्रश्न पूछा जाता है कि शकुन जो है ये किस उपन्यास के पात्र है? तो ये जो है मन्नू भंडारी की पात्र की उपन्यास आपका बंटी उपन्यास की एक प्रमुख पात्र मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो है कितने भागों में प्रकाशित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। ठीक है, याद रखिएगा, 4 आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये प्रश्न आया था आपका एनवीएस पीजीटी में। हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? तो हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता जो है पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पद्मराग। याद रखिएगा, पद्मराग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका DSSB पीजीटी में। सही युग्म क्या है, यहाँ पे आपको चूज करना है या बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। ये बिल्कुल सही है, तो डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका DSSB पीजीटी में। शब्द की वो शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? तो शब्द की वो शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होती है या प्रकट होता है क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमिधा। याद रखिएगा, अमिधा जो है ये शब्द की वो शक्ति है जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है। ये प्रश्न आया था आपका पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। सही युग्म क्या है, आपको चूज करना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, ये पूछा गया है आपके पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव यहाँ पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रति। याद रखिएगा, रति जो है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पे जो दिया गया है उत्साह, उत्साह जो है ये किस का स्थायी भाव माना गया है? तो ये जो है वीर। याद रखिएगा, ये वीर का स्थायी भाव माना गया है। उसके बाद हास्य, हास्य किसका स्थायी भाव माना गया है? तो हास्य का संबंध है हास्य से। याद रखिएगा, हास्य का संबंध है हास्य से, और हास्य का तो स्थायी रूप है या स्थायी भाव जो है वो है हास्य। याद रखिएगा, हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो है हास्य। और करुण, याद रखिएगा, करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। तो इस प्रकार से जो है हमने 4 प्रश्नोत्तर सॉल्व कर दिए। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, उस प्रकार से जो है वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। उसके बाद हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो है हास्य, और करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। तो इस प्रकार से जो है हमने 4 प्रश्नों के उत्तर सॉल्व कर दिए। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो वो है उत्साह। तो कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। अनुभाव के 2 भेद कौन से हैं? तो अनुभाव के जो हैं 2 भेद कौन से माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कायिक और सात्विक। याद रखिएगा, कायिक और सात्विक जो है ये अनुभाव के 2 भेद माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आज हमने डिस्कस किए। अभी और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है। उसके बाद जो है हम पाश्चात्य एवं भारतीय काव्यशास्त्र को भी पढ़ेंगे, जो कि कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।